प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंदर जो प्रथम भाग है भूगोल का, उसका पहला अध्याय स्वर्णिम भारत 1200 प्रारंभ से लेकर 1200 तक के बारे में जानकारी करेंगे। इस वर्ष सत्र 2020-21 में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 का पाठ्यक्रम बदल गया है, नई पुस्तकें आ गई है, परंतु कक्षा 10 और कक्षा 12 की पुस्तकें वही रहने वाली है। इसलिए आप सबके पास में पुराना कोर्स है और पास में के हैं तो स्वयं अपने घर पर इस कोरोना काल में स्वाध्याय करें। ये इसका एक प्रमुख तरीका है, साधन है। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रहा है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब ही परिवार धन धान्य से, सुख समृद्धि से संपन्न थे। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुदेव की कुटुंब की भावना, यानी सारा संसार ही मेरा परिवार है, सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। यानी भारत विश्व को जो है इस प्रकार से देखता था और यही हमारा आदर्श रहा है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँची और वहाँ अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने उल्लेख किया है कि भारतीय जलवथल दोनों मार्गों के विश्व विभिन्न देशों में पहुँचे और वहाँ के निवासियों को अपने धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। वहाँ के निवासियों को अपने धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। वेदों को विश्व का ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। रामायण और महाभारत भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। उत्तर वैदिक काल में भी विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लौह तकनीक के लोगों ने भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया। छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक काल राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे और महाजनपदों के अंदर ये बट गए। कुल 16 महाजनपद हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, कंबोज,
अवंती, गांधार। 16 जनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, गणतंत्र और राजतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमारंगिरी के भाग, अलकप्पे के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोली, कुशिनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मोरे, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदे। इसी प्रकार से राजस्थान के प्रमुख जनपद हैं जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सेवी। ये 4 जनपद जो हैं राजस्थान के अंतर्गत भी हमको देखने को मिलते हैं। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सेवी, अर्जुनायन जातियाँ जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। जांगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले के महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। जो हमारा नागौर जिला है उसका पुराना नाम है अहिच्छत्रपुर। ये इस महाजनपद की राजधानी थी। बीकानेर के राजा इसे जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर कहते थे और वहाँ के जो राज चिन्ह थे बीकानेर के, उन राज चिन्हों के ऊपर भी जो है जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ पाया गया मिलता है। इस प्रकार से मत्स्य वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है, जयपुर जिले के अंदर आती है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव था। महाभारत काल में कहा गया है कि सहज नाम के एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य और कालांतर में विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। सूरसेन आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई और राजधानी को मैथुरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव की पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उससे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए, जिनमें से सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिणी पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि संतागार सभा के प्रमुख रूप में शासन की बागडोर करते थे। संतागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इसे अनुविरोध कहा जाता था। विवादग्रस्त होते थे, उन पर मतदान कराया जाता था। सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति आधारभूत नियमानुसार संतागार के अलावा प्रांतीय संतागार भी होते थे। इस प्रकार से ये 16 जनपद थे। इसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद सिंहासन आरूढ़ था। समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। प्रजा अपने अत्याचारों से पीड़ित थी। असह्य कर भाग्य के कारण व्यक्ति असंतुष्ट थे।
इस परिस्थिति में मगध को एक व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर कर सके और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ और इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई। शेष पाठ हम आपके सामने जल्दी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।